हाँ जी, नमस्कार। जन राष्ट्रवाद का उदय, सेशन नंबर 10, यानी कि 9 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है, कवर करने वाले हैं असहयोग आंदोलन को, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर हम बात करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सभी तथ्यों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, कवर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन के अंदर ही आपको मिलेगी। चलिए बाकी की चर्चा बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उसकी रूपरेखा आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। फिर उसके बाद एक एक बिंदु को हम शानदार तरीके से पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूं, पहले वो शानदार तरीके से समझेंगे। चलिए पहले ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ, कौन सा ये आंदोलन है, पहला जन आंदोलन इसको कहा गया है। तो डेट के बारे में सबसे पहले हमारी बात रहेगी। फिर उसके बाद हम असहयोग आंदोलन के कारण और उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी कांग्रेस में रखा जाएगा। जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहां पे इसका प्रस्ताव रखा जाएगा, तो वहां पे भी हम बात करेंगे कि अध्यक्षता किसने की थी, क्या विशेष बातें थी। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन के अंतर्गत नकारात्मक और सकारात्मक कार्य किए गए, उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। फिर उसके बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो इसका कई लोग विरोध करेंगे, तो किसने क्या कहा वही हमारे लिए प्रश्न बनेंगे, तो वो हम विरोध में कंप्लीट करेंगे। फिर आंदोलन का विस्तार किस प्रकार से होता है, क्योंकि उच्च वर्ग से लेके गरीब तबके का व्यक्ति भी इस आंदोलन में जुड़ेगा। पढ़ा लिखा, किसान, महिलाएं, बच्चे सब इस आंदोलन में जुड़ेंगे, तो इसके विस्तार को लेकर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद अहमदाबाद अधिवेशन, फिर एक चोरी चोरा कांड होगा जिसका नाम आपने बहुत पहले भी स्कूल के दिनों में भी आपने सुना होगा। फिर आंदोलन गांधी जी वापस लेंगे, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी होगी। और एक बिंदु और आप इसमें लिख लीजिए, सबसे लास्ट में हम इस आंदोलन के निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे, और वो भी आरबीएससी की बुक के अनुसार। ठीक है ना, तो ये हमारी रूपरेखा रहेगी। तो उम्मीद है अब आप तैयार होंगे असहयोग आंदोलन को समझने के लिए। बिल्कुल कहानी के फॉर्मेट में हम चलाएंगे, बातों को आप ध्यान से सुनते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, असहयोग आंदोलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, कब प्रारंभ हुआ था। सबसे पहली बात, डेट को लेके प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 अगस्त 1920 से ये आंदोलन शुरू हुआ। दूसरी खास बात क्या है इसकी, ये क्या था दोस्तों, पहला जन आंदोलन था, फर्स्ट मास मूवमेंट, जो कि आपके सिलेबस में भी देखिए दिया गया है। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ये हमारे सिलेबस स्कूल व्याख्याता में दिया गया है। तो उम्मीद है दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। असहयोग का यहाँ पे क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ निकल के आता है अधन सहयोग, यानी ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करना। अब देखिए इसकी मूल भावना समझिए, क्या है ये असहयोग आंदोलन। असहयोग करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे देश में, मान लीजिए क्या, कोरोना आया था, आप सभी को पता है। तो देश में सरकार ने कई तरह के निवेदन हम लोगों से किए थे कि जैसे भी बाहर निकलते हो तो मास्क लगाइए, है ना, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। तो मान लीजिए सरकार ने कहा कि मास्क लगाइए, जब भी घर से बाहर निकलते हैं मास्क का प्रयोग करें। अगर आप इस बात को मानते हो तो आप कर रहे हो सरकार का सहयोग, और अगर आप मास्क नहीं लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो, असहयोग, बात नहीं मान रहे हो। सरकार ने कहा कि इस दिन दुकानें बंद रहनी चाहिए, मार्केट बंद रहना चाहिए। अगर आपने अपनी दुकानों को बंद रखा तो ये क्या करना हुआ, ये हुआ सहयोग करना। और आप कह रहे हो कि नहीं भाई साहब हम तो खोलेंगे, तो ये हुआ असहयोग करना। उम्मीद है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सरकार कौन है, ब्रिटिश सरकार है।
और सहयोग करने और नहीं करने वाले हम लोग भारतीय। तो यानी कि ब्रिटिश सरकार जो भी कहेगी हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे नहीं। यही क्या है, असहयोग आंदोलन है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हो गया पहला जन आंदोलन, इसको कहा गया। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। असहयोग का अर्थ मैंने आपको कोरोना लॉकडाउन का उदाहरण देके आपको समझा दिया है। अब देखिए, 1 अगस्त 1920 को एक तो आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी कि असहयोग आंदोलन का क्या हुआ, शंखनाद हुआ। और इसी दिन एक और घटना घटित हुई, बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था इसी दिन, 1 अगस्त 1920 के दिन ही। गांधी जी को बड़ा धक्का लगा था। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखें कि आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसी दिन क्या हुआ था, ये एक युग का अंत हुआ था और एक नए युग का आरंभ हुआ था। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता हूँ। देखिए ब्लूप्रिंट पे आइए, अब हम कारणों और उद्देश्यों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के कारण। अब देखिए, एक सिंगल कारण देना असंभव है। मान लीजिए हमारे दैनिक जीवन में भी आपका कोई मित्र है या आपके परिवार में होता है ना, कभी कभी मतभेद हो जाता है, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, और वो कभी कभी लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर पुराना इतिहास भी सामने आता है कि तूने उस दिन ऐसा किया था, मैंने तेरे से 200 रुपये मांगे थे लेकिन तूने 200 रुपये भी मुझे नहीं दिए, मुझे इस हेल्प की उस समय ज़रूरत थी, तूने वो भी मुझे नहीं की। सारी बातें हम दोहराते हैं कि ऐसे ऐसे किया था तूने, जब ब्लास्ट होता है। वैसे ही असहयोग आंदोलन का पर्टिकुलर कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजन थे। जैसे इससे पहले वाली क्लास में हमने खिलाफत आंदोलन को लेकर चर्चा की थी। अब याद करिए, दोबारा से मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा कि खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत भारत के जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे उनको ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि खलीफा की जो व्यवस्था है उसको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन बरकरार नहीं रखा गया। तो एक तरीके से जो वादा किया था वो वादा ब्रिटिश सरकार ने पूरा नहीं किया। तो एक तो खिलाफत आंदोलन में जो सरकार की नीति थी वो भी संतुष्ट करने वाली नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, क्योंकि खिलाफत के बाद ही तो असहयोग आंदोलन हुआ। दूसरी बात, रोलेट एक्ट 1919, क्या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून, तो इससे भी लोगों में नाराजगी थी। तो ये भी एक कारण हम बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे का कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये सब हमने आपको पूरा पढ़ा रखा है, किस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, गोलीबारी की गई जनरल डायर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस वजह से भी नाराजगी थी। इसके अलावा हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जब ये कांड हुआ तो हंटर कमेटी ने जो ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे उन्हीं को बचाया। सरकार द्वारा दोषियों को बचाने का प्रयास किया, लीपापोती की गई, उल्टा सम्मान दिया गया, आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, याद है आपको, जो जो वादे चल रहे थे, स्वराज की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई और वादों के मुताबिक कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पर भी सफलता नहीं मिली। महंगाई और आर्थिक संकट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, समझ गए आप सभी। तो ये सब क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण हम इनको बोल सकते हैं। अब फटाफट से अब हम उद्देश्यों की तरफ रुख कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाने के लिए, भाई विरोध तो करना पड़ेगा। इसके अलावा खिलाफत का न्याय, खलीफा की प्रतिष्ठा, वही खिलाफत आंदोलन की बात की गई थी। और तीसरी क्या है दोस्तों, स्वराज की प्राप्ति। तो ये क्या थे, ये प्रमुख 3 उद्देश्य बोल सकते हो आप असहयोग आंदोलन के। और जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था दोस्तों, असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने क्या कहा, यदि यह आंदोलन सफल रहा तो 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। ये बात किसने कही, ये बात कही गांधी जी ने कही। ये भी पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। तो उम्मीद है हमारे ब्लूप्रिंट की ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि असहयोग आंदोलन
शुरू होने के कारण क्या थे और उद्देश्य क्या है। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों, प्रस्ताव की बात करेंगे। भाई प्रस्ताव तो रखना पड़ेगा ना, ये लीजिए सर। और प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? कांग्रेस के अधिवेशन में। अब देखिए अधिवेशन होते हैं दो तरह के, एक तो विशेष अधिवेशन और एक जो नियमित रूप से जो होता है वार्षिक अधिवेशन जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन का शुरू करने के लिए एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। कब किया गया? सितंबर 1920 में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कलकत्ता विशेष अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और फिर इसके बाद होता है वार्षिक अधिवेशन, जो कि हर साल होता है दिसंबर के महीने में। तो ये दिसंबर 1920 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ दोस्तों? नागपुर में अधिवेशन हुआ। ये नियमित अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता किसने की? ये विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की और यहाँ पे प्रस्ताव की पूर्ण पुष्टि हो गई, मतलब स्वीकार कर लिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का विशेष प्रस्ताव सितंबर 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता और फिर पुष्टि कहाँ पे हुई? नागपुर अधिवेशन में। तो उम्मीद है ये दोनों बातें आपको याद रह जाएगी और चिंता मत करिए, पीपीटी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साहब, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रख दिया गया है। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं, नकारात्मक और सकारात्मक कार्य। सबसे पहले इनको आप समझिए कि ये है क्या। हम सरकार का कर रहे हैं असहयोग, यानी कि सरकार कह रही कि लेफ्ट चलो, हम चल रहे हैं राइट, बात नहीं मान रहे हैं आसान भाषा में। अब यहाँ पे क्या होगा? हमें कुछ कार्य ऐसे करने होंगे जो विरोध को प्रकट करे, जैसे बहिष्कार टाइप से, जो हम विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे, उपाधियों का त्याग करेंगे। तो ये सब कार्य कौन से कहलाएंगे? नकारात्मक कार्य या बहिष्कार कार्य भी आप बोल सकते हो। साथ में सकारात्मक कार्य कौन से? कि जनता का भला करने के लिए या जनता को जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य, अच्छे कार्य किए जाएंगे, वो किस में आएंगे? सकारात्मक कार्य में। ठीक है, तो इन पर अब हमारी चर्चा रहेगी। आगे बढ़ाते हैं हमारी बातचीत को। समर्थन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब देखिए नागपुर अधिवेशन में एक दो बातें और पेंडिंग रह गई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रस्ताव की पूर्ण पुष्टि हो गई थी यहाँ पे असहयोग आंदोलन की। इसके साथ ही इस आंदोलन में, नागपुर अधिवेशन में 1920 में दो तीन कार्य और किए गए, जैसे तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। क्यों की गई ये? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त 1920 के दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। तो इनके सम्मान में, और आंदोलन चलाने के लिए फंड की तो आवश्यकता होगी, तो इनके सम्मान में एक फंड की स्थापना की गई जिसका नाम है तिलक स्वराज फंड, आंदोलन के वित्त पोषण के लिए। एक तो ये कार्य किया गया। कहाँ पे किया गया? नागपुर अधिवेशन में किया गया, जो वार्षिक अधिवेशन होता है ना हर साल, उसी में, दिसंबर 1920 में। एक तो ये कार्य हुआ। दूसरा, प्रांतीय समितियों का गठन किया गया भाषा के आधार पर, यानी कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई। एक कार्य ये किया गया। साथ में कांग्रेस में 15 सदस्यों की एक कार्य समिति का निर्माण किया गया, जो दैनिक जो कार्य हैं उनकी देखरेख के लिए कांग्रेस में 15 सदस्यों की एक कार्य समिति का निर्माण किया गया। ये कार्य किए गए तीन। तो इसके अलावा कांग्रेस से जुड़ने के लिए पहले एक सदस्यता शुल्क लिया जाता था, उसको घटा के अब कितना कर दिया? 4 आना कर दिया ओनली, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति जुड़ सके कांग्रेस से। भी कांग्रेस से जुड़ेगा तभी तो आंदोलन बड़ा बनेगा। तो ये कार्य नागपुर अधिवेशन में किए गए। इसके अलावा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। क्या था ये सब करने का उद्देश्य? कांग्रेस को केवल नेताओं की पार्टी नहीं बल्कि जनता की पार्टी बनाना था। तो ये सब कार्य कहाँ पे किए गए? नागपुर अधिवेशन में किए गए। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे चलता हूँ।
ये विशेष अधिवेशन था और ये वार्षिक अधिवेशन था, और इस वार्षिक अधिवेशन में ये 4-5 कार्य किए गए। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट था, रचनात्मक कार्य बोल दीजिए, सकारात्मक कार्य बोल दीजिए। ये आंदोलन में क्या क्या किए गए? जैसे तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, बाल गंगाधर तिलक की याद में स्थापित 1 करोड़ रुपए जमा करने का इसमें टारगेट रखा गया। एक तो ये कार्य किया गया। दूसरा, खादी और चरखा, स्वदेशी कपड़े का प्रचार और घर घर चरखा चलाना, ताकि लोग क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। वही एक तरफ आप बहिष्कार करोगे विदेशी कपड़ों का, तो फिर उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या रखा गया, खादी और चरखा, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर भी बन सके, उनको रोजगार भी मिल सके। समझ गए आप बात को? उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा, ये कुछ विद्यालयों की यहाँ पे स्थापना की गई ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये कुछ विद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। इसके अलावा सामाजिक सुधार से जुड़े हुए, जैसे छुआछूत, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो, इस तरह के रचनात्मक कार्य किए गए। भाई हिंदू मुस्लिम एक होंगे तभी तो आंदोलन बढ़ेगा। ठीक है, और छुआछूत को समाप्त करना, शराब की दुकानों पर धरना और नशा मुक्ति अभियान चलाना। तो ये सब क्या है दोस्तों, सकारात्मक कार्य बोल सकते हो, रचनात्मक कार्य आप बोल सकते हो। तो ये सब आंदोलन में किए गए। ठीक है बात। अब बात करते हैं नकारात्मक कार्य कौन कौन से किए गए। नकारात्मक कार्य, बहिष्कार की रणनीति, जैसे पहला, उपाधियों का त्याग। अब ये क्या है, ब्रिटिश सरकार उस समय कई लोगों को उपाधियां देने का कार्य करती थी। जैसे कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का सहयोग करता था तो उसको सरकार की तरफ से उपाधि मिलती थी। ऐसा क्यों? ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हो सके ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए। जैसे गांधी जी को कई उपाधियां दी गई, जैसे केसर ए हिंद का नाम आप सभी सुनते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने और भी कई लोगों ने उपाधियों का त्याग किया। तो ये एक बहिष्कार कार्य किया गया कि जिसके पास भी उपाधि है वो वापस लौटा दे ब्रिटिश सरकार को। उपाधियों का त्याग। अभी हम आगे बात करेंगे कि किसने कौन सी उपाधि लौटाई। इसके अलावा अदालतों का बहिष्कार वकीलों के द्वारा, सरकारी स्कूल कॉलेज का त्याग, बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया तो इसका भी बहिष्कार किया। इसके अलावा विदेशी कपड़ों की होली, विदेशी वस्त्रों की होली, सबसे सफल कार्यक्रम यही रहा। मतलब वही विदेशी कपड़ों को जलाना। और चुनावों का भी बहिष्कार किया यहाँ पे असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। ये सब नकारात्मक कार्य किए गए। क्या बात क्लियर है? आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कौन सा नकारात्मक कार्य नहीं है जो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत किया गया, और ये थे दोस्तों सकारात्मक कार्यक्रम। आ गई बात समझ में? देखिए वापस से हम हमारे ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कारण समझ में आ गया, उद्देश्य आ गए, प्रस्ताव पर हमने बात कर ली, विशेष अधिवेशन कलकत्ता, फिर नागपुर अधिवेशन, और फिर उसके बाद हमने नकारात्मक कहो या बहिष्कार कहो, सकारात्मक कहो या रचनात्मक कहो, ये सारे कार्य हमने समझे। ठीक है। अब देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो दो ग्रुप होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये अच्छा कार्य है, कुछ कहेंगे कि नहीं ये तो गलत है, कुछ सही कहेंगे तो कुछ गलत कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे जो ये आंदोलन चल रहा था इसका फिर विरोध भी होने लगा। अब विरोध में लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे तो आपके लिए प्रश्न बनेंगे। अब विरोध वाली बातों पे चलते हैं कि किसने क्या कहा। ये देखिए, ये देखिए प्रमुख वैचारिक विरोध। सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने एनी बेसेंट का। इनके बारे में आप जानते ही हैं। होम रूल आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया है पहले की क्लासेस में। अब एनी बेसेंट का असहयोग आंदोलन के ऊपर ये कहना था कि ये आंदोलन क्या है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास करती थी। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। तो इन्होंने कहा कि आंदोलन को असंवैधानिक और क्रांतिकारी बताया।
और गांधी जी का इन्होंने विरोध किया, एनी बेसेंट ने। और एक बात और इन्होंने और कही कमाल की, एक प्राचीन ईसाई ग्रंथ के अनुसार शैतान कभी कभी देवदूत के रूप में भी आ सकता है। इन्होंने गांधी जी को क्या कहा, शैतान कह के, संकेत के रूप में कह के, अप्रत्यक्ष रूप से कह के संबोधित किया कि कभी कभी क्या होता है, जिसको हम देवदूत मानते हैं वो शैतान होता है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने गांधी जी का विरोध किया, इस तरह की बात भी इन्होंने कही। और होम रूल लीग से इन्होंने दे दिया दोस्तों इस्तीफा। तो इन्होंने विरोध किया यहाँ पे। इसके अलावा सेकंड नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या कहा कि धर्म को राजनीति से मिलाने के खिलाफ थे ये, इस वजह से इन्होंने विरोध किया। आंदोलन की शैली से असहमत होकर कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी दोस्तों। तो ये दो प्रमुख लीडर थे जिन्होंने विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। इनके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना था। इनका कहना था विदेशी कपड़ों की होली जलाने को इन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा, इससे अविवेकपूर्ण कार्य माना इन्होंने कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चुनाव बहिष्कार का इन्होंने विरोध किया। फिर बाद में ये मान भी गए, गांधी जी ने इनको मनाया, बाद में फिर चुनाव में भी इन्होंने भाग लिया। ठीक है, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इन्होंने क्या किया, चुनाव बहिष्कार का विरोध किया और चुनाव में इन्होंने भाग लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने दो नाम और लिखे हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू। शुरुआत में काउंसिल एंट्री, विधायिका में प्रवेश चाहते थे, किंतु बाद में गांधी जी की बात इन्होंने मान ली। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। इन दोनों ने चुनाव का विरोध नहीं किया, ये विरोध के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि हम विधायिका में बैठ के आवाज उठाते हैं ना, चुनाव का बहिष्कार करने से समाधान थोड़ी होगा, हम संसद में बैठकर आवाज उठाएंगे। लेकिन फिर बाद में गांधी जी ने इनको कन्विंस कर लिया था। यहाँ पे यही तो लिखा है कि शुरुआत में काउंसिल एंट्री, विधायिका में प्रवेश चाहते थे, परंतु बाद में गांधी जी की बात मान ली। और गांधी जी क्या चाहते थे, बहिष्कार, नकारात्मक कार्यों में ऐड किया था ना हमने, काउंसिल चुनाव का बहिष्कार। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने बहिष्कार नहीं किया, विरोध किया इस बात का। ये यही कहते थे कि हम चुनाव लड़के फिर मुद्दा उठाएंगे ना, हमारे पास पावर भी होगी उस समय हाथ में। लेकिन फिर गांधी जी ने इनको कन्विंस किया, फिर इन्होंने गांधी जी की बात मानी। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चुनाव में भाग लिया, लिखा है मैंने यहाँ पे, भाग लिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने विरोध किया। ठीक है जी, अब देखिए असहयोग आंदोलन के विस्तार, विचार से विस्तार की ओर चलते हैं। अब देखिए महात्मा गांधी का जिक्र हमने किया था, और मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन्होंने उपाधियां त्यागी कौन कौन सी, जैसे केसर हिंद का नाम आता है। इनको एक जुलू युद्ध पदक मिला था अफ्रीका में, वो भी इन्होंने त्याग दिया, और बोर युद्ध पदक भी मिला था, तो ये तीनों वापस कर दिए गांधी जी ने। इसके साथ जमनालाल बजाज, राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने इनको दी थी, इन्होंने भी वापस लौटा दी। और मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो ये जमनालाल बजाज हैं, ये गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में विख्यात हैं, पांचवें पुत्र के रूप में। क्या ये एक्चुअल में गांधी जी के पुत्र थे? पुत्र नहीं थे, पुत्र गांधी जी के चार ही थे, ये पांचवें पुत्र के रूप में विख्यात हुए। इसका मतलब ये है कि जमनालाल बजाज साहब गांधी जी के क्या थे, नजदीक थे, करीब थे, इसलिए गांधी जी इनको पुत्र के रूप में मानते थे। इसीलिए हम पुस्तकों में पढ़ते हैं ये क्या है, गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में विख्यात हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पुत्र मानते हैं इनको, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। तो गांधी जी ने ये वापस लौटा दिए, इन्होंने भी ये वापस लौटा दी। इनके अलावा भी कई लोगों ने अपनी उपाधियों को लौटाया, लेकिन इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान रखें आप। ठीक है, और किस प्रकार से विरोध किया, आंदोलन का विस्तार किया, दो पॉइंट हमारे सामने और आते हैं। शाही दौरों का विरोध कैसे, बात है दोस्तों फरवरी 1921 की, और यहां पे कौन आए थे, ड्यूक ऑफ कनॉट आए थे। तो लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी,
स्वागत समारोह का क्या किया दोस्तों, बहिष्कार किया। वैसे ही फिर नवंबर 1921 की बात आती है, प्रिंस ऑफ वेल्स आए साहब, और परिणाम में क्या हुआ, इनका भी विरोध हुआ। आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से आए थे ये। मुंबई बंदरगाह पे भारी विरोध और काले झंडे इनको दिखाए गए, ताकि इनके पास मैसेज जाए कि भी जनता नाराज है, वो बदलाव चाहती है। तो ये ध्यान रखें आप, ड्यूक ऑफ कनॉट और प्रिंस ऑफ वेल्स ये आए थे और इनका विरोध किया था यहाँ पे। अब बात है दोस्तों कहाँ की, मुंबई की। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मुंबई बंदरगाह पर भारी विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, भगदड़ सी यहाँ पे मच गई जब प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पे आए। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे हुई हिंसा, मुंबई में हिंसा। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध के दौरान पुलिस और भीड़ में हिंसक झड़प हुई, क्षति, गोलीबारी, कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हुए। और गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया, हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने 5 दिन उपवास रखा। और सरकार ने दमन किस प्रकार किया, गांधी जी को छोड़कर अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय समेत प्रमुख नेताओं को दोस्तों क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। कौन सी घटना के बाद, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय जो मुंबई बंदरगाह में जो भगदड़ मची, जो विरोध हुआ, तो वहां पे इनकी गिरफ्तारी हो गई गांधी जी को छोड़ के। ये रहे, गांधी जी ने 5 दिन तक क्या रखा, उपवास रखा दोस्तों। ठीक है, पीपीटी कैसी लग रही है ये भी आप जरूर बताएं, क्लासेस का कंटेंट कैसा लग रहा है, कम से कम एक कमेंट करके आप जरूर बताएं। आगे चलता हूं मैं दोस्तों, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई। अब देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आ चुका है, मुंबई में आ चुका है, ये सब घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा ना कि ये चल क्या रहा है। और ब्रिटिश सरकार किससे कांटेक्ट करेगी, या ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन बातचीत करेगा, वायसराय बातचीत करेगा, समझौता करने की कोशिश करेगा जब दबाव बढ़ेगा। और इस समय वायसराय कौन था, रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का समझौता प्रस्ताव, और मध्यस्थता किसने करवाई, तेज बहादुर सप्रू ने। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, मतलब ब्रिटिश सरकार क्या कह रही है, प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध बंद करें। एक तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो विरोध है ना इसको बंद किया जाए। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, ब्रिटिश सरकार ने, कि जो भी राजनीतिक बंदी हैं उनकी रिहाई कर दी जाएगी, और आपका एक सम्मेलन करवाया जाएगा कि जो भी आपकी मांगे हैं ना, जिसके लिए आप ये आंदोलन कर रहे हो, उनको सुना जाएगा। गोलमेज सम्मेलन मतलब गोल टेबल होती है ना, राउंड टेबल, उस पर बिठा के हम बातचीत करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही, सरकार ने कही, ब्रिटिश सरकार ने। फिर गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन जब जनता की तरफ से ये आवाज उठी कि जो अली बंधु है, खिलाफत आंदोलन में आप पढ़ चुके हैं, वो भी गिरफ्तार, अभी जेल में बंद है, तो जनता ने कहा कि उनको भी तो रिहा करो, कि बाकी कैदियों को आप रिहा कर रहे हो, बाकी बंदियों को आप रिहा कर रहे हो, तो साथ में उनको भी करो। तो ये बात जनता ने रखी, लेकिन लॉर्ड रीडिंग ने मना कर दिया कि अली बंधुओं को रिहा नहीं किया जाएगा। तो फिर गांधी जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। देखिए गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी का निर्णय अस्वीकार, कारण अली बंधुओं की रिहाई अनिवार्य है। गांधी जी ने बोला कि अली बंधुओं को छोड़ना पड़ेगा, भाई बाकी को भी तो आप छोड़ रहे हो, तो इनको क्यों नहीं। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई इनको छोड़ना अनिवार्य है। और दूसरी बात गांधी जी ने क्या कही, कि गोलमेज सम्मेलन की तारीख पहले तय हो। इस सम्मेलन होगा, कब होगा, इसकी डेट भी तो बताओ। ये सब हम पहले बहुत सुन चुके हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब हमें प्रमाण के साथ ये बात चाहिए कि भी सम्मेलन होगा, मतलब हमारी जो बात सुनी जाएगी वो कब सुनी जाएगी, इसकी डेट डिसाइड करो और अली बंधुओं को भी रिहा करो। ये बातें इन्होंने नहीं मानी, तो ये समझौता क्या हुआ, ये बातचीत क्या हुई, असफल हुई दोस्तों। ठीक है, वार्ता की विफलता और गिरफ्तारियां।
ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। भाई वार्ता विफल हो चुकी है, CR दास ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी गिरफ्तार, 1 वर्ष की इनको सजा हो गई। तो समरी क्या है कि गांधी जी को छोड़कर सब लोग जेल में चले गए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है ना, गांधी जी को छोड़कर लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व कहाँ पहुंच गया, जेल में पहुंच गया। ये वार्ता भी विफल हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, अहमदाबाद अधिवेशन। वही कांग्रेस का अधिवेशन जो कि हर साल दिसंबर में होता है। देखिए मैं ब्लूप्रिंट पर आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए सारे पॉइंट हम बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं। विरोध कर दिया हमने, आंदोलन का विस्तार कर दिया, और अब हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद अधिवेशन। ठीक है, आ जाओ सर। ये रहा अहमदाबाद अधिवेशन, दिसंबर 1921 में हुआ। ठीक है, ये देखिए मीटिंग हो रही है, शानदार। अब इसकी अध्यक्षता किसने की, ये ध्यान देने वाली बात है। जेल में बंद CR दास की जगह हकीम अजमल खां ने की। देखिए ये सम्मेलन प्रस्तावित था पहले, और इसकी अध्यक्षता किसको करनी थी, CR दास को, चित्तरंजन दास। लेकिन इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, सजा हो गई थी 6 माह की। तो फिर दूसरा अध्यक्ष बनाना पड़ेगा ना, तो फिर इनकी जगह किसको अध्यक्ष बनाया, हकीम अजमल खां को। ठीक है, माहौल कैसा था यहाँ पे, इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पधारे कि आगे जो कुर्सियां लगी हुई थी उनको भी हटाना पड़ा। ये देखिए कुर्सियां हटाई गई, सभी जमीन पर बैठे ताकि ज्यादा लोग बैठ सके। प्रतिनिधियों के रुकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई, खादी ग्राम की स्थापना की गई, उर्दू में भाषण हुआ, भाषाई एकता का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। तो ये था दोस्तों अहमदाबाद अधिवेशन, दिसंबर 1921 में, खादी का वर्चस्व। ठीक है, अब देखिए सर हुआ क्या। इस अधिवेशन की ही मैं बात बता रहा हूँ, अहमदाबाद अधिवेशन की। इस अधिवेशन में ज्यादातर लोग खादी पहन के आए, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के, मोहम्मद अली जिन्ना, एकमात्र नेता जो विदेशी सूट बूट में आए। चरखा चलाने से इन्होंने इनकार किया, खादी पहनने से इन्होंने मना किया। ये रहे मोहम्मद अली जिन्ना, और ये रहे बाकी के लोग जिन्होंने खादी पहनी है। परिणाम क्या निकला, यह जिन्ना का कांग्रेस के सदस्य के रूप में आखिरी अधिवेशन था। इसके बाद जिन्ना का पूरा ध्यान मुस्लिम लीग पर केंद्रित हो गया। फिर यहाँ से जिन्ना अलग मुस्लिम लीग के प्रति समर्पित होकर रहेंगे, फिर पाकिस्तान की अलग देश की मांग करेंगे। वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गई आप सभी को, ये सब घटना चल रही है अहमदाबाद अधिवेशन की। और मोहम्मद अली जिन्ना तो गांधी जी के खिलाफ वैसे ही थे, जैसे एनी बेसेंट का नाम आता है और जिन्ना का नाम आता है। ठीक है जी, चलो ये था अहमदाबाद अधिवेशन। अब इस अधिवेशन के बाद सारी जिम्मेदारी किसके पास आ गई, अब करता धरता कौन बचे हैं मैन, भाई बाकी के लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मुख्य कमान किसके ऊपर आ गई है, गांधी जी के ऊपर ही है सर्वाधिकार, अब यही करेंगे सब कुछ निर्णय। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, बात आती है 1 फरवरी 1922 की। और 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन में मांगे नहीं मानी तो हम क्या कर देंगे, सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। अब आप कहते हैं कि सविनय अवज्ञा क्या होता है, भाई अभी तो हम केवल असहयोग कर रहे थे। असहयोग का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि सरकार जो बात कह रही है उसमें हम उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब अवज्ञा क्या है, कर देने से मना, लगान देने से मना, कानून को मानने से मना, कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो अब हम कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, जो कि असहयोग आंदोलन के का नेक्स्ट स्टेप होगा। ये अल्टीमेटम दे दिया गांधी जी ने, कहाँ से, बारदोली से। और ये बारदोली कहाँ पे आता है, मैप में आप देख सकते हो, ये गुजरात में ही आता है। ठीक है, जब ये गांधी जी ने घोषणा कर दी थी 1 फरवरी को, तो एक जगह आती है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में, लोगों ने समय से पहले ही कर देना बंद कर दिया। तो इस बात से गांधी जी थोड़ा नाराज भी हुए। यहां तक की बात आ रही है समझ में। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर नहीं मानी तो हम सभी ने अवज्ञा शुरू कर देंगे,
असहयोग आंदोलन अभी चल रहा है, लेकिन उसी बीच में क्या होता है दोस्तों, ये 1 फरवरी की डेट है और फिर डेट आती है 5 फरवरी की, और 5 फरवरी को हो जाता है चोरी चोरा कांड। मतलब नाम से आप ऐसे मत जाइएगा, क्योंकि कांड शब्द आते ही हमारा दिमाग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब कोई ये प्रेम प्रसंग वाला कोई कांड नहीं था। ये चोरी चोरा नामक जगह का नाम है दोस्तों, और ये कहाँ पे आती है, गोरखपुर यूपी में आती है, ये स्थान का नाम है। और वहां पे 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। कांड क्या हुआ था, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई थी और भीड़ ने पुलिस चौकियों में आग लगा दी थी। 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। हिंसा हो गई कुल मिला के। और इसकी सूचना 8 फरवरी 1922 को देवदास गांधी के माध्यम से गांधी जी को, जो कि कहाँ पे है, बारदोली में, वहां पे गांधी जी के पास सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बात हो गई। और ये देवदास गांधी कौन है, गांधी जी के पुत्र। इन्होंने गांधी जी को सूचना दी। और इस यहाँ पे जो भी प्रदर्शन हो रहा था उसको लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो एक व्यक्ति का नाम आता है भगवान अहीर का। ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रखें। तो सभी ने अवज्ञा शुरू होता उससे पहले ये घटना हो गई दोस्तों, और इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी के जो सिद्धांत थे आंदोलन को लेकर, अहिंसा का, सत्याग्रह, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिए अभी 22 पुलिसकर्मियों को जला के मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं उनके सिद्धांतों के खिलाफ हो गया। तो उसके बाद फिर गांधी जी ने क्या किया, बारदोली से ही एक प्रस्ताव, आंदोलन स्थगन का प्रस्ताव इन्होंने जारी कर दिया। ठीक है, उससे पहले एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा चोरी चोरा कांड की ही, कि इसमें 225 अभियुक्त बनाए गए जब ये घटनाक्रम हुआ, यानी कि 225 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस समय 172 को सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी इस घटनाक्रम के बाद। फिर यहाँ पे पैरवी की किसने, मदन मोहन मालवीय ने पैरवी की और 153 व्यक्तियों को बचा लिया, जबकि 19 को तो फांसी हुई थी इस चोरी चोरा कांड में। पहले 172 को होने वाली थी, फिर बाद में इन्होंने पैरवी करके 153 को बचा लिया। ये डेटा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। और जब ये सारा घटनाक्रम हुआ चोरी चोरा कांड का, ये कौन से न्यूज़पेपर में छपा, वेनगार्ड पत्रिका में फिर इसकी पूरी जानकारी छपती है अगले दिन। तो ये वेनगार्ड पत्रिका का भी नाम आता है, चोरी चोरा कांड से संबंधित है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये कांड क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ। और इस कांड के बाद ही गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन स्थगन कर दिया, स्थगित कर दिया। कब, 12 फरवरी 1922 बारदोली से। निर्णय क्या हुआ, असहयोग आंदोलन तत्काल प्रभाव से स्थगित। क्यों, उसका रीजन है कि भाई अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रीजन। तो पहले एक बार निर्देश पढ़ लीजिए गांधी जी ने क्या कहा। जिन लोगों ने लगान रोका था वे उसे अदा करें। जब तक अहिंसक माहौल का विश्वास न हो आंदोलन बंद रहेगा। मतलब जो हिंसा हुई, अगर अहिंसक माहौल जब तक नहीं बनेगा तब तक आंदोलन स्थगित रहेगा। तो ये डेट भी आप ध्यान रखें कि कब आंदोलन स्थगित किया, कहाँ से किया, समझ गए। तो इस प्रकार से ये आंदोलन स्थगित हुआ। पीछे हटने का तर्क, अब इस बात का कई लोग विरोध भी करते हैं, आप पुस्तकों में पढ़ते भी होंगे कि अगर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं किया होता तो 1947 से पहले ही हम आजाद हो जाते। कई लोग इस बात से नाराज हुए क्योंकि आंदोलन बिल्कुल चरम पे था, हो जाता तो फिर हो जाता। लेकिन गांधी जी का क्या सोचना था, पीछे हटने का तर्क, गांधी जी की क्या सोच थी, थोड़ा सा इस पे भी हम प्रकाश डालते हैं। जो गांधी जी का जो सिद्धांत था, अहिंसा के साथ समझौता नहीं, तो एक तो ये सिद्धांत यहाँ पे टूट गया लोगों के द्वारा। और दूसरी बात, गांधी जी का क्या मानना था कि जब हिंसा हो जाती है, लोगों के द्वारा हिंसा हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है, तो फिर सरकार क्या करती है, दमन करती है बुरे तरीके से।
यदि सरकार ने हिंसक आंदोलन को कुचला तो जो जनता का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। आप समझते हो ना, जैसे बोलचाल में हम यूज भी करते हैं कि प्रशासन से आप थोड़ी लड़ सकते हो। जैसे कई बार प्रोटेस्ट होते हैं तो कई लोग सरकार के खिलाफ डायरेक्ट आवाज उठाने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि पुलिस की गाड़ियां जाती है, जवान जाते हैं डंडे लेके वहां पे, फिर वो प्रोटेस्ट को बंद करवा देते हैं। तो बोलते हैं ना भी, प्रशासन से आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते और हिंसक तरीके से तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। आप शांतिपूर्ण धरना कीजिए, तो फिर प्रशासन भी एक बार मजबूर रहता है कि फिर वो लाठी चार्ज वगैरह नहीं कर सकता वहां पे। तो गांधी जी यही कह रहे हैं, यदि सरकार ने हिंसक आंदोलन को कुचला तो जनता का मनोबल टूट जाएगा। एक गरिमा में वापसी अपमानजनक हार से बेहतर है। फिर जब लाठियां डंडे गोलियां चलने लगती है तो फिर क्या होता है, जनता भागती है, फिर कुचल दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तो गांधी जी ने यही कहा कि एक गरिमा में वापसी अपमानजनक हार से बेहतर है। भाई हिंसा हो गई थी तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन फिर एक्शन लेता, ब्रिटिश सरकार कड़ा एक्शन लेती। गरिमा में वापसी से अपमानजनक हार बेहतर है, ये गांधी जी कह रहे हैं। भविष्य के संघर्ष के लिए जनता की ऊर्जा को सुरक्षित रखना, ये गांधी जी की सोच थी। जबकि इसका विरोध भी आप पढ़ते हैं कि कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, आंदोलन चरम पे था। अब वैसी ऊर्जा वापस दोबारा से नहीं लाई जा सकती, दोबारा से संगठित माहौल अब दोबारा से नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं विरोध हुआ। तो विरोध के स्वर भी हम देख लेते हैं। आंदोलन वापसी पर विरोध के स्वर भाग एक। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, यह किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। डिटेक्टर का फरमान मान लिया गया, डिक्टेटर का, सॉरी, डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। यहाँ पे डिक्टेटर किसको कहा, गांधी जी को कहा। तो ये बात कही सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, कन्याकुमारी की एक गांव की गलती की सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों। इसके अलावा लाला लाजपत राय, सी आर दास, जेल से पत्र लिखकर इन्होंने विरोध जताया कि आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। रजनी पाम दत्त, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये बात इन्होंने कही। मौलाना आजाद, यह एक महान भूल थी। जो गांधी जी ने जो आंदोलन स्थगित किया, क्या कहा इन्होंने, यह एक महान भूल थी। वैसे ही डॉक्टर मुंजे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए, जो फिर गिर गया। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कौन लेके आए थे, डॉक्टर मुंजे। तो इस प्रकार से कई लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलता हूं। अब गांधी जी की गिरफ्तारी और सजा, ये सब सारा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया 10 मार्च 1922 को। ठीक है। फिर इनके खिलाफ मुकदमा चला और लगभग 18 मार्च को इनकी सुनवाई हुई दोस्तों। जस्टिस कौन थे, ब्रूमफील्ड, अहमदाबाद में इनकी सुनवाई हुई। और इनके ऊपर आरोप क्या लगा, यंग इंडिया के लेखों के माध्यम से भड़काना, और 6 वर्ष का इनको कारावास हुआ, 6 साल की सजा सुनाई गई पुणे यरवदा जेल में। ये देखिए गांधी जी, और ये कौन बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं ब्रूमफील्ड जज साहब। ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है आपको, गिरफ्तारी कब हुई, कितने वर्ष की सजा, 6 वर्ष की सजा, यरवदा जेल। ठीक है। और ये जस्टिस ब्रूमफील्ड है। लेकिन गांधी जी दोस्तों बीच में ही रिहा हो गए। क्यों हुए, ये देखिए। 5 फरवरी 1924 को, मतलब गांधी जी की कोई बीमारी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था इनकी स्वास्थ्य के कारणों की वजह से। 5 फरवरी 1924 को ये रिहा हो गए थे। ठीक है। सजा इनको 6 साल की हुई थी, लेकिन आप देखिए 1922 से 1924 में ये रिहा हो गए, लगभग 2 साल ही रहे। तो ये था दोस्तों असहयोग आंदोलन की कंप्लीट बातें मैंने आपको समझाई। अब हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं। इस आंदोलन की आलोचना देखिए, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं।
दिख रहा है आप सभी को? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। देखिए ये आलोचना कहाँ से ले रहा हूँ मैं, RBSC, है ना। देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आते हैं। इस आंदोलन की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह आंदोलन स्वराज प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे आप, भी स्वराज प्राप्ति में कहाँ सफल हुआ। दूसरी बात, गांधी जी द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का वादा पूरा नहीं किया जा सका, जो गांधी जी ने किया था। स्टार्टिंग में बताया था ना, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट करके भी आपको कहा था। ये वापस से याद दिलाता हूँ, यदि यह आंदोलन सफल रहा तो हम 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा, हमें गांधी जी ने कहा था। कहाँ मिला? ठीक है साहब, कोई बात नहीं, दो बातें आ गई समझ में। तीसरी बात देखिए, खिलाफत के प्रश्न का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। कहाँ सफल हुआ? इसके विपरीत सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा मिला। पंजाब में किए गए अत्याचारों का निवारण भी नहीं हुआ। एक तो ये पक्ष देखे हम, आलोचना वाला, कि ये कुछ भी, जो भी हमने सोचा था वो कुछ भी हमें सफलता नहीं मिली। इस आंदोलन के रचनात्मक कार्यों को सफलता अवश्य मिली, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, चरखा चलाना एवं खादी तैयार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस आंदोलन ने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की। इसने कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसने भारतीयों में स्वराज की प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत की। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को संगठित किया। तो ये क्या हुए भाई साहब, ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट, तो हो गया नकारात्मक पक्ष। कौन से आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का। और ये नीचे वाला पार्ट हो गया सकारात्मक पक्ष। तो ये स्टेटमेंट के रूप में भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आपने आंदोलन को सुना है, मेरी बातों को समझा है, तो ये स्टेटमेंट कोई रटने वाली बात तो है नहीं, आप कॉमन सेंस से भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट। यहाँ से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था। गांधी जी की गिरफ्तारी, आंदोलन, वापसी, चोरी चोरा कांड, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, कपिलांश एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर पर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइन अप करना है, रजिस्टर करना है। वहाँ से आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने आपको, जैसे आज मैंने आपको असहयोग आंदोलन पढ़ाया है, इसका चार्ज मात्र 56 रुपीज़ है। ठीक है, तो आज जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया असहयोग आंदोलन, तो इस असहयोग आंदोलन का टेस्ट आपको देना है। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे स्टेटमेंट वाले। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके टेस्ट दीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रजिस्टर करना है, फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री का एक 3rd या 4th नंबर पे वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप इस नंबर पे मुझसे बात कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।